Hello everyone, I am Isha Mishra from Department of Civil Engineering, SRIMT Lucknow. Today's topic is Basics of Soil Mechanics from Geotechnical Engineering. एंड ये मैं बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स से इसलिए शुरू करना चाह रही हूँ क्योंकि जब भी हम किसी भी मटेरियल को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So, the lecture outline that we are going to discuss today, these are importance of the topic, phase diagrams, volumetric ratios, weight ratios, soil unit weights, and the last is conclusion. So, the first topic is importance of this topic, right? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सॉइल की. तो सॉइल जो है नेचुरली कॉम्प्लेक्स मल्टी फेज मटीरियल है. कॉम्प्लेक्स मल्टी फेज मटीरियल का मतलब ये हुआ कि सॉइल में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल करके हमारे एक सॉइल मास को बनाते हैं. अब अगर हम बात करें मल्टी फेज की, तो मटेरियल्स की बात करें तो सॉइल में बेसिकली 3 टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं. एक हमारा होता है वाटर, एक होगा एयर और तीसरा होगा हमारा सॉलिड्स. अब इस मल्टी फेज सिस्टम को हम समझते हैं कंपोनेंट वाइज कि किस कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. उसके बाद ही हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सॉइल को यूज़ करना है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की नहीं करना है. द नेक्स्ट थिंग इज until we understand the composition of a soil, we will not be able to understand its behavior and we will not be able to use it as a construction material. सेम वही चीज़, अगर हमें सॉइल को एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल यूज़ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो सॉइल लोड के अंडर कैसे बिहेव करेगा. जैसे बेसिकली फाउंडेशन में हम जब यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन में क्या होता है, जब बिल्डिंग का लोड आएगा हमारे सॉइल पे और अगर फॉर एग्जांपल सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है शेयर स्ट्रेंथ, अगर उस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ इनफ नहीं हुई उस लोड को बियर करने के लिए तो वो सॉइल हमारा धंस जाएगा, वो सॉइल हमारा सेटल डाउन हो जाएगा और साथ ही साथ वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को लेकर के नीचे गिर जाएगा. तो इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसका जो कॉम्प्लेक्स मल्टी फेज नेचर है उसको समझें, साथ ही साथ हम उसके बिहेवियर को समझें जिससे हम पता लगा सकें कि वो लोड्स के अंदर कैसे बिहेव करेगा. तो इस वजह से जो मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला टॉपिक उठाया है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. तो ये इंपॉर्टेंस थी, हमने बताया कि हम क्यों इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे. द नेक्स्ट इज फेज डायग्राम्स. अब यहाँ पे टर्म हम यूज़ कर रहे हैं फेज़. फेज़ का मतलब ये हुआ कि सॉइल में जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी फेज़ सिस्टम है हमारा सॉइल. तो मल्टी फेज़ सिस्टम में आप देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, सॉलिड, वाटर और एयर. ठीक है, इन 3 कंपोनेंट से मिल करके हमारा पूरा का पूरा सॉइल मास बनता है. अब अगर हम इसको इस तरीके से इसका एक डायग्राम देखें, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम अगर हम सॉइल का देखेंगे तो हमने देखा यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. ये हमारा है सॉलिड्स, ये जो हमें ब्राउन कलर में दिख रहा है दीज आर सॉलिड्स. उसके बाद ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये ब्लू कलर में हमारा हो गया वाटर और बाकी जितनी भी वॉइड स्पेसेस हैं ये है आपकी एयर. तो अब हमने देखा कि सॉइल का जो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है वो 3 चीज़ों से बना है, सॉलिड्स, वाटर और एयर, राइट. अब इसके बाद जब हम यहाँ पे एयर और वाटर की बात करेंगे तो ये एयर और वाटर कहाँ पर आएगा सॉइल में. सॉइल में जब आप सॉलिड्स को देखोगे तो इस तरीके से सॉलिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं. अब जब ये सॉलिड अटैच है या कोई भी 2 सॉलिड कंपोनेंट अटैच हैं तो उनके बीच में ये एम्प्टी स्पेसेस रहती ही हैं. इसके बीच में ये एम्प्टी स्पेसेस हमारी आएंगी ही आएंगी. इन एम्प्टी स्पेसेस को हम बोलते हैं वॉइड्स या फिर कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है पोर्स. ठीक है, तो किसी भी सॉलिड के बीच में जब 2 सॉलिड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़ा बहुत एम्प्टी स्पेस रह जाता है. सिमिलरली सॉइल में भी वही चीज़ है, जब सॉइल के 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास होते हैं तो बीच में एम्प्टी स्पेस हमारा रह जाता है. उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स या फिर पोर्स. ठीक है, अब ये जो वॉइड्स और पोर्स हैं वो हमारे क्या करेंगे, जितना भी पानी और एयर होगा हमारे सॉइल मास में वो एयर और वाटर इन वॉइड या पोर्स में ही रहते हैं. तो इस तरीके से 3 चीज़ें हो गई जो मिल करके हमारे एक सॉइल स्ट्रक्चर को या सॉइल मास को बनाएंगी जो कि है सॉलिड, वाटर और एयर. ठीक है, अब ये जो फेज डायग्राम है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है पहले मैं वो बताती हूँ. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज डीअसेंबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इनटू पार्ट्स एंड देन स्टडी ईच पार्ट एंड इट्स रिलेशनशिप
टू द होल। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, एज एन आर्किटेक्ट अगर आप आर्किटेक्ट काम कर रहे हो तो आप पूरी बिल्डिंग का एक मैप बना करके तैयार करते हो एज अ होल, ठीक है। अब इंजीनियर्स का काम आता है। इंजीनियर्स का क्या काम होता है? जो इंजीनियर्स होते हैं वो उस पूरे एक होल सिस्टम को या होल बिल्डिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा हो गया वो बिल्डिंग, और जो पार्ट्स हैं वो हो गए हमारे बीम, स्लैब, हमारा कॉलम हो गया, तो अलग अलग फाउंडेशन हो गया। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को उन्होंने स्लैब, बीम, फाउंडेशन, कॉलम इसमें डिवाइड कर लिया, और फिर इंडिविजुअली हर एक पार्ट को वो स्टडी करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, और एंड में वो एज अ होल उस पूरे स्ट्रक्चर को बना देते हैं। तो एज एन इंजीनियर हमारा काम होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट करके उन पार्ट्स को हमें फिर सोल्यूशन निकाल करके या डिज़ाइन करके एज अ होल हमें प्रेजेंट करना होता है। तो फेज डायग्राम का जो काम है वो यही है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सॉइल स्ट्रक्चर को उसने क्या किया, अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपने देखा सॉलिड, एयर और वाटर यहाँ पे हमें एक साथ दिख रहा है। फेज डायग्राम ने क्या किया, उसको सॉलिड, एयर और वाटर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट को हम स्टडी करेंगे कि कितना एयर है, कितना वाटर है, कितने सॉलिड्स हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और एज अ होल हम बता देंगे कि इस सॉइल स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो बेसिकली फेज डायग्राम का ये इंपॉर्टेंस होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करके एज अ होल हमें बता देता है। द नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉइल हमारा 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम का मतलब, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कंपोनेंट्स, पहला हमारा सॉलिड, फिर हमारा वाटर और देन हमारा एयर। तो ये लास्ट डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था कि सॉलिड, एयर और वाटर 3 कंपोनेंट या 3 फेजेस होते हैं हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है। अब बात करते हैं फेज डायग्राम की। तो फेज डायग्राम में मैंने आपको बताया, इट इज़ अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स दीज कॉम्पोनेंट, मतलब सॉलिड, एयर और वाटर, इन कॉम्पोनेंट्स को इट रिप्रेजेंट्स इन सेपरेट स्पेसेस। ये ज़रूरी है, इन 3 कंपोनेंट को उसने अलग अलग स्पेसेस में डिफाइन कर दिया। तो कोई भी अगर डायग्राम इन तीनों को अलग अलग स्पेसेस में दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, एयर को अलग कर दिया, तो अगर इनको अलग अलग फेजेस में कोई भी डायग्राम दिखाता है तो हम उस डायग्राम को बोलते हैं फेज डायग्राम। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल इन सेपरेट स्पेसेस इज कॉल्ड फेज डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स को अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग पार्ट्स में उसने डिफाइन कर दिया, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब अगर हम फेज डायग्राम की बात करें तो 3 टाइप के फेज डायग्राम हमारे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो 3 टाइप के जो फेज डायग्राम हैं वो हैं, फर्स्ट इज 3 फेज डायग्राम फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, द नेक्स्ट इज 2 फेज डायग्राम फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल, एंड द लास्ट इज 2 फेज डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आए हैं, पार्शियली सैचुरेटेड, परफेक्टली ड्राई एंड फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो पहले इन 3 टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे देख पाएंगे कि किस तरीके से इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया या क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, हमने इसको क्लासिफाई कैसे किया है मैं बताती हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए नंबर ऑफ वॉइड्स अगर आपके कहीं पे हैं 10 किसी सॉइल मास में, ये मैं बहुत एक लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके 10 वॉइड्स हैं किसी सॉइल स्ट्रक्चर में और उन 10 वॉइड्स में से 4 वॉइड्स में हमारा वाटर है और बाकी के बचे हुए 6 वॉइड्स में हमारी एयर है, तो इन टोटल 10 वॉइड में से 4 में पानी है, 6 में एयर है, तो वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे वॉइड्स में ना तो हमारा पानी है ना तो हमारी एयर है। तो यानी इस तरीके का अगर कॉम्पोजिशन है कि कुछ वॉइड्स में पानी है, कुछ वॉइड्स में हमारी एयर है, तो वो सॉइल कहलाता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, क्योंकि वो फुल्ली सैचुरेटेड भी नहीं है और पूरी तरीके से ड्राई सॉइल भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का। अब अगर बात करें परफेक्टली ड्राई सॉइल, अगेन सेम नंबर ऑफ वॉइड्स हम लेते हैं, तो सेम 10 वॉइड्स में से अगर 10 के 10 वॉइड्स में हमारी एयर है, ठीक है, मतलब सारे के सारे वॉइड्स हमारे हवा से भरे हुए हैं, कोई भी वॉइड हमारा वाटर से नहीं भरा हुआ है, इसका मतलब वो परफेक्टली ड्राई सॉइल हो गया, क्योंकि जितने भी वॉइड्स थे वो हमारे सब के सब एयर से मतलब भरे हुए हैं।
द नेक्स्ट इज फुल्ली सेचुरेटेड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पूरी तरीके से सेचुरेटेड सॉइल। तो अगर वो सॉइल पूरी तरीके से सेचुरेटेड है, इसका मतलब जो 10 के 10 वॉइड्स थे वो हमारे पूरे के पूरे किससे भरे हुए हैं, वाटर से। तो नंबर ऑफ वॉइड्स से हम पता लगाएंगे। अगर सारे वॉइड्स हमारे एयर से भरे हैं, परफेक्टली ड्राई। सारे वॉइड्स में अगर पानी है तो फुल्ली सेचुरेटेड। कुछ में पानी है, कुछ में एयर है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो वो हो जाएगा पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। ये 3 टर्म्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, आगे न्यूमेरिकल्स में हमें इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आपको याद रखना होगा कि इन तीनों का क्या मतलब है, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, पहले वाले को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारा था 3 फेज डायग्राम, ये फर्स्ट वन। अब इस 3 फेज डायग्राम में आप अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में इसका डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सॉलिड, वाटर और एयर। क्योंकि मैंने बताया तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, सॉलिड, वाटर और एयर। अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया, अगर आपको इसको डिफाइन करना होगा। इसमें देखो आप तीनों कंपोनेंट्स हैं सॉइल के, मतलब इसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, मतलब इसमें तीनों कंपोनेंट्स होंगे। ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल ही बताएगा, क्योंकि सारे वॉइड्स में ना तो एयर है ना ही वाटर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल रिप्रेजेंट करता है 3 फेज डायग्राम, याद रखिएगा हमेशा। और वॉइड्स में दोनों एयर और वाटर हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग दिस डायग्राम। अब हम बात करते हैं इन सिंबल्स की। सॉइल मैकेनिक्स में जो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द सब्जेक्ट वही सिंबल हम लेकर के चलेंगे, ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पहले डायग्राम से जो मैं आपको सिंबल बताऊंगी वही सिंबल्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप एक देखो, ये V है और एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल W। जो V है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे किसी भी चीज़ की वॉल्यूम हो, और जो W है वो हमेशा वेट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का वेट हो। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखो, तो अगर हम कैपिटल V की बात करें तो कैपिटल V अगर इस डायग्राम से आप निकालोगे तो किसका किसका सम है, VV और VS। हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ इक्वल टू VV प्लस VS, ठीक है। अब यहाँ पे VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि V फॉर वॉल्यूम एंड स्मॉल v इज फॉर वॉइड्स, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एंड VS इज, आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा हमने लिया हुआ है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक। यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब फर्दर जब हम देखेंगे तो हमने देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है VV, इसी डायग्राम से, वो हमारी VA और VW के बराबर है, क्योंकि मैंने बताया ये पार्शली सेचुरेटेड सॉइल है, कुछ वॉइड्स में एयर होगा, कुछ वॉइड्स में वाटर होगा। तो सिमिलरली इस टोटल वॉल्यूम को कुछ ने एयर ने कवर करके रखा है, कुछ में हमारा वाटर है। तो जो वॉइड्स की टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगी इन केस ऑफ पार्शली सेचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा VA प्लस VW, राइट। अब अगर हम इस VV की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें कैपिटल V जो मिलेगा विच इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी किया हुआ है, तो ये हमें मिल जाएगा VS प्लस VV, क्योंकि हमने VV की इस पूरे की जगह पे हमने यहाँ पे रखा है VS प्लस VV। और अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VV की जगह पे VA प्लस VW प्लस VS, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम V को देखेंगे तो VA, VW और VS के बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस होल सॉइल मास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वेट्स की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे VA भी देख लिया, VW देख लिया, VS देख लिया, VV हो गया और कैपिटल V। ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बता दिए, वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर, सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम। अब W पे आते हैं, तो जो कैपिटल W है हमारा, ये कैपिटल W ये रिप्रेजेंट करता है हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक है। जैसे कि V टोटल वॉल्यूम था, W हो गया टोटल वेट ऑफ दिस सॉइल मास। अब टोटल वेट जो है हमारा वो भी सिमिलरली किसके किसके बराबर होगा, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल वेट है हमारा, आप देखो WS प्लस WW है, हमने WA को कंसिडर नहीं किया है। रीज़न क्या है,
जब हम स्टडी करते हैं तो वेट ऑफ एयर को हम मान के चलते हैं 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो वेट ऑफ एयर है इट इज़ नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, हम एयर को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर हमारा हो गया 0। तो जब वेट ऑफ एयर 0 हो गया मतलब यहाँ पे हमको ये चीज़ 0 कंसिडर करनी है, तो क्या बचा, WW वेट ऑफ वाटर एंड WS वेट ऑफ सॉलिड्स। तो टोटल वेट हमारा हो जाएगा WS प्लस WW। तो ये हमारा निकाल लिया टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट। ये सिंबल्स याद रखने हैं क्योंकि आगे हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट 3-phase डायग्राम। द नेक्स्ट इज 2-phase डायग्राम फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब ये हुआ कि जितने भी वॉइड्स हैं उन सारे वॉइड्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लास्ट वाले डायग्राम में मैंने बताया था यहाँ पे कुछ एयर थी, लेकिन इस डायग्राम में जब आप फुल्ली सैचुरेटेड आ जाओगे तो वो एयर की जगह भी हमारा क्या आ गया है, वाटर आ गया है, और एयर हमारी पूरी की पूरी तरीके से जा चुकी है। तो यानी यहाँ पे जो सॉलिड और वाटर है, जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो है, फिर से अगर हम इक्वेशन लिखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉइड्स हैं आप देखो सारे के सारे वॉइड्स में हमारा क्या है, वाटर है। तो ऑटोमेटिकली इस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो गई, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देयरफॉर जो टोटल वॉल्यूम यहाँ से हमारी निकल करके आएगी V, वो किसके बराबर हो गई, VS प्लस VW। यहाँ पे VA हमारा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि एयर नहीं है। तो जो टोटल वॉल्यूम थी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम वेट की बात कर लेते हैं। सिमिलरली वेट में भी यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर है, क्योंकि एयर वैसे ही हमारी 0 थी। तो सिमिलरली जो टोटल वेट हमारा निकल करके आएगा दैट इज WS प्लस WW। ये हमारा पहले वाले केस में भी सेम था क्योंकि एयर का हमने वेट नेग्लिजिबल ही माना था, तो हमारा यहाँ पे वेट वही होगा जो पहले वाले केस में था, विच इज WS प्लस WW। तो ये हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल था। ये पॉइंट्स आप देख लो, यहाँ पे खाली 2 ही कॉम्पोनेंट्स हैं इसलिए इसको 2-phase बोला गया है। 2 कॉम्पोनेंट कौन कौन से, सॉलिड और वाटर। फुल्ली सैचुरेटेड है, वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, एयर हमारी नहीं होगी, एयर इज नॉट प्रेजेंट इन वॉइड्स, राइट। द नेक्स्ट टाइप इज 2-phase, अगेन 2-phase, बस इस केस में जो 2 कॉम्पोनेंट होंगे सॉइल के वो सॉलिड और एयर होंगे, सॉलिड और वाटर नहीं होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, सॉलिड्स हैं लेकिन वाटर की जगह पे हमारा क्या आ गया, पूरा का पूरा एयर आ गया है, यानी जितने भी वॉइड्स हैं उनमें सिर्फ एयर है, वाटर हमारा कहीं भी वॉइड में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे इस बार अगर हम निकालें तो इस डायग्राम से हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सीधे सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे VA प्लस VS, क्योंकि वॉइड्स में जितना भी है वो सब के सब एयर है, वाटर हमारा नहीं है। तो ये हो जाएगा VA प्लस VS इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन केस ऑफ परफेक्टली ड्राई सॉइल। अब बात करते हैं टोटल वेट की, जो कि है हमारा W। अब इस केस में जो W है वो हमारा बनेगा WA प्लस WS। अब हमें पता है कि वेट ऑफ एयर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0, तो जब वेट ऑफ एयर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हमें जो W मिलेगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, दैट विल बी इक्वल टू WS विच इज वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप देखो, अगर हमारा सॉइल परफेक्टली ड्राई सॉइल है तो उसका जितना भी वेट होगा वो सिर्फ किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, क्योंकि एयर का वेट हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड बोलो या फिर ड्राई वेट बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि जब सॉइल ड्राई होगा उस टाइम पे भी हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एयर का कोई वेट नहीं है, सिर्फ किसका वेट होगा, सॉलिड्स का वेट होगा। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स इज द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम कुछ डेफिनेशंस पे आएंगे, जो डेफिनेशंस हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। तो द फर्स्ट इज़ वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़, पहले हम कंसिडर करेंगे कि कौन कौन से वॉल्यूम के रिलेशंस हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा वॉइड रेशियो, इसका सिंबल होता है E। अगेन मैं कहूँगी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले वॉइड रेशियो देखेंगे जिसका सिंबल है हमारा स्मॉल e। और वॉइड रेशियो को अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन अ सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब अगर आपको सिंबल्स पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का सिंबल क्या है, तो आप इजीली इसका डेफिनेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब
VV, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मतलब VS। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो इस तरीके से आ गया VV/VS। और क्योंकि ये हमारा रेशियो है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारा ये E का फॉर्मूला आ गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसको हमेशा फ्रैक्शन और डेसिमल की तरह ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये परसेंटेज में नहीं आता है, हमेशा डेसिमल वैल्यू आपको मिलेगी। फ्रैक्शन भी बहुत कम होता है, जनरली हमें डेसिमल वैल्यू ही देखने को मिलती है, तो इसको हम एज अ डेसिमल वैल्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही रिलायबल वैल्यू है अगर हमें सॉइल की डेंसनेस का पता लगाना है या सॉइल की देखना है कि कितना वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना हमारा वॉइड्स हैं या जो भी सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में कितने वॉइड्स हैं, तो डेंसनेस अगर पता लगानी है तो ये जो वॉइड रेशियो है ये मोस्ट रिलायबल वैल्यू है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है VS, जो VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वो हमारा कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। कांस्टेंट होने का रीज़न ये है क्योंकि एक सॉइल मास में पानी या एयर वो तो हमारा चेंज हो सकता है। मान लीजिए हमारा सेचुरेटेड सॉइल है, हमने उसको ड्राई कर दिया तो सारा का सारा पानी निकल गया। ठीक है, ड्राई सॉइल है, हमने उसमें पानी डाल दिया तो फिर से हमारी वॉल्यूम चेंज हो गई। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं हो सकती फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। मतलब अगर हमने कैपिटल V को देखा है जो कि हमारा था वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये दोनों चीज़ें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो VS है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने की वजह से इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो थोड़ी ज़्यादा रिलायबल होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़। ठीक है, ये याद रखना, VS हमारा कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। तो ये वॉइड रेशियो हो गया, मोस्ट रिलायबल हो गया। अब ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका रीज़न क्या है? अगर ये पॉजिटिव है मतलब जो VV की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा जो है आपका मतलब कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो 0 होने का मतलब है VV की वैल्यू यहाँ पे 0 होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दो सॉलिड्स एक दूसरे के साथ हैं तो कहीं ना कहीं वॉइड स्पेस ज़रूर होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ वाई E कैन नॉट बी 0, इट कैन नेवर बी 0, बट इट इज़ ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और, ये क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है? जैसे हमने बोला 0 से तो हमेशा ज़्यादा होगा, 0 से कम कभी भी नहीं होगा, बट क्या ये 1 से ज़्यादा हो सकता है? येस, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से ज़्यादा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर इसकी लिमिट सेट करेंगे तो 0 से हमेशा ज़्यादा होगा, बट इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स आपको E के रिगार्डिंग याद रखने हैं, और ये फॉर्मूला भी। ठीक है, द नेक्स्ट रिलेशन इज पोरोसिटी। पोरोसिटी का ऐसा है कि पोरोसिटी को अगर आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब डिफरेंस कहाँ पे आ गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन अ सॉइल मास वो तो हमारा सेम है जैसे वॉइड रेशियो में था। अब हमने नीचे यहाँ पे VS ना यूज़ करके हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास V का यूज़ किया है। यहीं पे हमारा डिफरेंस आ जाता है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में। और क्योंकि जो V है, ठीक है, जो हमारा V है, आप यहाँ पे देखो V, क्योंकि मैंने बताया 3 चीज़ों का सम होता है, और अगर इसमें V की बात करें तो V हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि VS तो हमने कांस्टेंट कर लिया, पर अगर हमने वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ा दिया तो V हमारा बढ़ जाएगा। अगर हमने वाटर का चेंज कर दिया तो V हमारा चेंज हो जाएगा। तो VS कांस्टेंट होता है बट V हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। और पोरोसिटी में हमने किसके रिस्पेक्ट में रेशियो निकाला है? V के रिस्पेक्ट में, इसलिए जो N है वो इतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है, अब इसको हम हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करके। N जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। उसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि VV कभी हमारा 0 नहीं हो सकता। इसको हम कभी भी 0 नहीं कर सकते, ऑब्वियसली VV हमारा कभी 0 नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। मतलब N कभी भी 100% नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है, अगर हमें इसे 100% करना है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टोटल वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर कर देंगे तो सॉलिड्स नहीं बचेंगे, तो यानी सॉइल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रीज़न यही है कि ये कभी भी 100% नहीं हो सकता। इसकी जो लिमिट बनेगी वो हमारी बनेगी 0, ये हमारी ये लिमिट आएगी 0 से बड़ा होगा और 100 से
कम होगा, मतलब 0 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता, उसके बीच में इसकी वैल्यू हमारी लाई करेगी, राइट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज थे जो हमने आज देखे हैं, वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। आगे भी हमें और भी बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज देखने हैं, उसके बाद हम वेट रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम आपका आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। फिलहाल अभी आपने जो चीज़ें देखी हैं वो आप एक बार फिर से समझ लें। हमने आज फेज डायग्राम पढ़ा कि सॉइल में हमारे कितने फेजेस होते हैं, फेज डायग्राम क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने सीधे आ गए हमारे जो वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज थे, हमने वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज में दो पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा वॉइड रेशियो, दूसरा हमने पढ़ा पोरोसिटी। ये दोनों रेशियोज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सिंबल्स आपको याद रखने होंगे। आगे के जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से देखें। और इसके बीच में हमारा रिलेशन भी है ई और एन के बीच में, तो उस रिलेशन को भी हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारा इसमें जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक रेशियो है वो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस। और इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। याद रखिएगा वॉइड्स में ही पानी होगा, तो इसलिए हमने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कंसिडर किया है, जैसे आपने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेकर के चले थे। अब यहाँ पे हमें पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मतलब है, क्योंकि जो पानी है वो हमारा वॉइड में ही होगा, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर VW बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो यानी जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारा मान लो 10 मीटर क्यूब के वॉइड्स की वॉल्यूम थी, तो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से कितना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम जो है वो पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सिंपल ये हमको बताएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और ये हमेशा परसेंटेज में आएगा, ये 10%, 20%, 30%, ये हमें हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट इज, अगर हमारा सॉइल परफेक्टली ड्राई सॉइल है, परफेक्टली ड्राई सॉइल का मतलब ये हुआ कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था उसमें हमारा सिर्फ एयर होगा और वाटर की वॉल्यूम हो जाएगी 0, क्योंकि वो हमारा परफेक्टली ड्राई सॉइल है, ठीक है। तो इस केस में अगर वाटर की वॉल्यूम 0 हो गई, तो अगर हम इस फॉर्मूले में VW की जगह पे 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली S हमारा आ जाएगा 0%। यानी परफेक्टली ड्राई सॉइल के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होती है, इसलिए हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा वॉइड का वॉल्यूम है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी हो जाएगी 0, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, तो यानी VW इक्वल्स टू VV, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो S की वैल्यू आ जाएगी 100%। यानी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में S की वैल्यू होती है 100%, ठीक है। अब अगर इसके बीच का केस है, मतलब अगर हमारा सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब ना तो सारे वॉइड्स में एयर है ना तो सारे वॉइड्स में वाटर है, तो जो हमारे VW की वैल्यू है वो VV के बराबर भी नहीं होगी और हमारी वैल्यू VW जो है वो 0 भी नहीं होगी। तो यानी कहीं ना कहीं जो S की वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में होगी। तो हमने इन शॉर्ट इसकी रेंज ये निकाली कि जो S है वो हमारा 0 भी हो सकता है, S हमारा 100 भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और 0 से 100 के बीच में भी इसकी वैल्यू लाई कर सकती है। अब अगर हम इसकी रेंज यहाँ पे लिखेंगे तो सिंपल है, जो S है इट कैन बी विद इन दिस रेंज, मतलब ये 0 और 100 के बीच में होगा इन केस ऑफ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, 0 होगा इन केस ऑफ परफेक्टली ड्राई सॉइल एंड 100 होगा इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है और इसका यूज़ हम करते हैं अगर मान लीजिए हमको पता लगाना है कि कितना % हमारा सॉइल सैचुरेटेड है, उस केस में हम उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना वॉल्यूम हमारा वाटर ने हमारा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, राइट। तो अब ये हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन था ये कंप्लीट है। इसको हम आगे जब अपना करेंगे तो आगे और भी हमारे वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज़ हैं, हमको उनको भी पढ़ना है, कुछ वेट रेशियोज़ हैं उनको भी पढ़ना है। फिलहाल ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप याद रखें, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स में हमें इसे यूज़ भी करना है और ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे लिमिट्स और पॉइंट्स हमारे डिस्कस होते हैं, पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे
पीछे भी देख लिया, पोरोसिटी वगैरह भी देख लिया, वॉइड रेशियो भी देख लिया, सारे सिंबल्स याद रखने हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिंबल्स सेम ही इस्तेमाल करने हैं ताकि जब आप न्यूमेरिकल करें आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए आप एक ही सिंबल्स को, बेसिक्स इसीलिए मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, आप वही सिंबल्स आगे अपने लेक्चर्स में भी, न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज़ करेंगे। तब तक आप इसको एक बारी देखें, सारे फॉर्मूले एक जगह पे नोट करें, उसको याद रखें, और फिर आगे जब हम करेंगे तो इन सब का हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।